नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 17वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 16 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें न देखा हो तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी घटना चक्र PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पिछले वर्षों में जो कुल 110 के करीब प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 2। तो ये काफ़ी अधिक प्रश्न थे, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिस्कस करने के लिए निर्धारित किया था। पहला पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसके आगे के पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों पे आऊँ उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए एक प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच लॉन्च किया गया है, जिसे अभ्युदय बैच के नाम से हम जानते हैं। इसमें पूरा आपका सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो एक एक टॉपिक जो आपके प्री और मेंस के सिलेबस में है वो विस्तार से पढ़ाया जाता है। हर टॉपिक का आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर टेस्ट दिए जाते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो वो आप टेलीग्राम के जरिए बात कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये वन स्टॉप सल्यूशन है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये नंबर आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों का लक्ष्य यूपी PCS 2026 में सफलता प्राप्त करना है उनके लिए डिकोड एग्जाम की ओर से लाया गया है फाउंडेशन बैच। ये प्री और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये बैच बनाया गया है, यानी अलग से आपको प्री और मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड, जो कि सही तरीका भी है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्री और मेंस को इस लेक्चर में पूरा जो आपका सिलेबस है, एक एक टॉपिक इसमें कवर किया जाता है। सारे टॉपिक्स के PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलती हैं। यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अब जो है 56वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है इस टॉपिक का, और ये IS प्री 2013 का प्रश्न है। आइए देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला, केंद्र में मंत्रिपरिषद सांसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो हाँ, संघीय मंत्री हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना पद धारण करते हैं। तो ये सही है। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो निश्चित रूप से सूचित करेगा, अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान है। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कौन से सही हैं, तो 2 और 3 सही है, तो इसका मतलब इसका उत्तर B है। अगला, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में यानी परंपरा के रूप में उसका पालन किया जाता है। ये IS प्री 1995 का प्रश्न है। क्या है? तो वित्त मंत्री को निम्न सदस्य का सदस्य होना चाहिए। तो वित्त मंत्री को निम्न सदन या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये जरूरी बात नहीं है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की सदस्यता में से किसी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए, भारत में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है, इसलिए ये कहा जाता है कि जो सरकार है वो एक साथ खड़ी होती है और एक ही साथ वो गिर भी जाती है। तो स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 में ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और
मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। अब ये संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये तो लिखा ही गया है कि कोई भी सरकार, कोई भी मंत्रिपरिषद तब तक मंत्रिपरिषद है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, और जब लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद पे नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बी हमारा उत्तर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की जो सबसे अच्छी सुंदरता है वो ये है कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय होता है, और कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं वही जो है केंद्र में मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो समन्वय हमें देखने को मिलता है संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच, और स्पष्ट रूप से विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है अनुच्छेद 75 खंड 3 में कि कोई मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व उसका है जब तक कि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो बी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष रखता है, स्थगन प्रस्ताव भी, विश्वास प्रस्ताव। अब विश्वास प्रस्ताव का क्या मामला है? तो विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे ये सुगबुगाहट होने लगे कि जो सरकार चल रही है केंद्र में, असल में उसके पास जो है बहुमत नहीं है, अल्पमत की सरकार चल रही है। ऐसे कभी कभी होता है कि विपक्ष जो है धीरे धीरे ये बात कहने लगता है कि जो सरकार चल रही है वो अल्पमत में है, उसे बहुमत में नहीं है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो ये इस तरह की अटकलें चलने लगती हैं तो उसको दूर करने के लिए मंत्रिपरिषद स्वयं जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है लोकसभा में, ताकि वो स्पष्ट रूप से बहुमत को साबित कर सके कि नहीं, उसके पास जो है सरकार के पास बहुमत है। ठीक है, तो ये विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव स्वयं मंत्रिपरिषद लाती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो निश्चित रूप से लोकसभा हमारा उत्तर होगा। अगला, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो अगर किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब वो चाहता है कि लोकसभा में वो जो है अपना विचार प्रकट करे अपने इस्तीफा के संबंध में, तो अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर की। ये कोई बाध्यता नहीं है, अगर मंत्री बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो बी हमारा उत्तर है। अब जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ये बड़ी बात है। तो अब ऐसा ना हो कि ये रोज रोज का हंसी खेल हो जाए, इसलिए एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए कि आखिर कितने सदस्य जो है इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं जिसके बाद वोटिंग होगी। तो इसके लिए जो न्यूनतम संख्या है वो 50 निर्धारित की गई है। कितने निर्धारित की गई है? तो 50 न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। अब जो है अगला, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 50 है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सही है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये लोकसभा प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत ये व्यवस्था है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। तो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो 2 भी सही है और ऐसे में हमारा उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला,
अब फिर से अविश्वास प्रस्ताव से ही जुड़ा प्रश्न है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान प्री 2023 का प्रश्न है, कठिन है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। अब ये कहा जा रहा है, अब इस तरह का फैक्ट सबसे बड़ी चीज है कि कौन याद करे, लेकिन ठीक है। तो 28 अविश्वास प्रस्ताव था और 11 अविश्वास प्रस्ताव रहा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, तो 1.5 वर्ष का इनका कार्यकाल था और उसमें 3 अविश्वास प्रस्ताव आए। तो ठीक है, ये जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। असल में लोकसभा स्पीकर को नहीं देनी होती है, लोकसभा महासचिव को देनी होती है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। तो ऐसे में ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही नहीं है। तो ए भी नहीं सही है और सी भी नहीं सही है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ध्यान से, सही स्थिति नहीं है। और किसकी बात हो रही है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की। तो क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र के बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो लगता है। तो अब ऐसे में यही ए क्या है, जो है सही नहीं है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। अब जो है अगला, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? अब एमपी पीसीएस का प्रश्न है। तो कैलाश नाथ काटजू है, जो कि 1951 में विधि मंत्री बने, उसी वर्ष गृह मंत्री बन गए और 1955 में ये रक्षा मंत्री बने। तो सी उत्तर है हमारा। अब जो है अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। जबकि अंतरिम सरकार की बात हम करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बने और पाकिस्तान के जो कि समर्थक थे और केवल 1-2 वर्ष के बाद ही पाकिस्तान से भारत में चले आए। उनको समझ आ गया कि पाकिस्तान में दलितों की कोई स्थिति नहीं, जबकि दलित मुस्लिम एकता के जो है वो बहुत बड़े पैरोकार थे और उनका जो अंतिम दिन था बाद में जो है भारत यानी पश्चिम बंगाल में जो है बीता। तो BR अम्बेडकर। अगला, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? बताइए। इस तरह का प्रश्न बनाया जा रहा है। ये कितना कठिन प्रश्नों में है। और एक बात यह है कि आदमी क्या क्या याद करेगा, ये भी तो है एक लिमिटेशन याद करने का। लेकिन चलिए, कठिन प्रश्न है तो सभी के लिए है। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और रसद मंत्री थे। CH भाभा, ये जो है CH भाभा विद्युत जो है खान और विद्युत थे। और ये जो है फिर जो है खान और विद्युत, और सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। तो इन्हीं का विभाग बदला था, वाणिज्य हुआ था। तो 3, केवल 3, बाकी सबका सेम रहा। तो केवल 3 यानी डी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे तो HD देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्रियों को उनके काल के अनुसार सुमेलित करना है और पलट दिया गया है। ऑप्शन ए इधर कर दिया गया है और 1-2 इधर कर दिया गया है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 का प्रश्न है। तो आइए जो है इधर से ही शुरू करें। तो ए का 3 होगा। 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ए का 3 हमें कहाँ दिख रहा है? ए का 3 हमें सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो इसका मतलब ए
और बी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो एक फैक्ट से हमने 4 को बदल कर दिया 2। तो इस तरह के प्रश्न में 4 से हमेशा भले 2। अब उसके बाद जो है बी 1989 से 90, तो 1989 से 90 भारत के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बी का 5। अब देखिए बी का 5 हमें मिल गया क्योंकि सी में 1 है। तो 2 फैक्ट से हमने इसको क्रैक कर लिया, ए का 3 और बी का 5, यानी डी हमारा उत्तर होगा। अब इसके बाद जो है 1990 से 91 चंद्रशेखर जी, तो सी का 2। उसके बाद 1996 से लेकर के 97 तक देवे गौड़ा, और ई का 4 है इंद्र कुमार गुजराल जो है 97 से 98, ठीक है, ई का 4। तो यही डी हमारा उत्तर होगा। आइए अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी भी, गुलजारी लाल नंदा, हालांकि ये कार्यवाहक रहे पहली बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की जो असमय मृत्यु हो गई उसके बाद, और अटल बिहारी वाजपेयी भी, ठीक है, सभी। अब जो है निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद, मतलब बीच में गैप होने के बाद, जैसे प्रधानमंत्री रहे फिर हटे और फिर प्रधानमंत्री हो गए, ये बात हो रही है, तो समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार से बने और जो है अब जीवन पर्यंत रहे, तो ये लगातार रहे। लाल बहादुर शास्त्री एक बार रहे, गुलजारी लाल नंदा 2 बार रहे, हालांकि कार्यवाहक ही रहे, एक जवाहरलाल नेहरू जी के बाद और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, तो ये 2 बार रहे। इंदिरा गांधी सबसे पहले 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद जो है जनता पार्टी की लहर में इमरजेंसी के बाद ये चुनाव हार गई, उसके बाद 80 में ये दोबारा चुन करके आई। तो ये भी यानी गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने, फिर 98 में और फिर 99 के लोकसभा के बाद जो है 2004 तक। तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 सी उत्तर होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है देश के बाहर हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद समझौते के लिए वो तत्कालीन यूएसएसआर गए थे, वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, वहाँ गए थे। 11 जनवरी 1966 को इनकी वहीं जो है रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चला है। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आइए देखें, तो बीपी नरसिंहा राव, ए का 2, अविभाजित आंध्र प्रदेश, ए का 2 हमें दिख रहा है सी और डी में, तो ए और बी हमारा उत्तर नहीं होगा। मोरारजी देसाई, बी का 5, बंबई के, मतलब बंटवारे से पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट था, बॉम्बे स्टेट, तो बंबई, बी का 5 अब हमें सी में नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है। उसके बाद सी का 4, HD देवगौड़ा, कर्नाटक। उसके बाद चरण सिंह, डी का 1, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तराखंड नहीं बना था। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से ई का 3, देखिए नरेंद्र मोदी सब लोग जान लेंगे, इसलिए ई का 3 पहले से ही चारों ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व न तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री, न ही किसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, ठीक है, सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चंद्रशेखर जी। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य रहे? तो देवे गौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे, जबकि चंद्रशेखर जी
जो है लोकसभा, बलिया लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से सांसद थे लोकसभा के। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो ये बड़ा फेमस प्रश्न है। ये चौधरी चरण सिंह हमारा उत्तर है। करीब 5 महीने के आसपास का ही कार्यकाल था और उस समय जो है ये जो है संसद का मुंह नहीं देख सके, उससे पहले ही इनका इस्तीफा हो गया। तो डी हमारा उत्तर होगा। अब निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? तो बीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाईबी चौहान और प्रणब मुखर्जी, ये सभी लोग भारत के वित्त मंत्री रहे। तो 80 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी। अब अगला, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो निश्चित रूप से नरसिम्हा राव के द्वारा ये घोषित की गई थी। अब देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें जो है जो क्रेडिट मिलना चाहिए जिस व्यक्ति को, वो उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है जितना बड़ा उसका कार्य रहता है। उस समय जो है एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू करना ये बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। ये हंसी खेल का काम नहीं था और पूरा पॉलिटिकल बैकिंग जो थी, जो उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो बीपी नरसिम्हा राव ने ही जो है मनमोहन सिंह जी को दिया था। लेकिन सारा क्रेडिट जो है मनमोहन सिंह ले गए। जो है इनका नाम जो है उस तरह से नहीं आ पाया, लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, इन्हीं के द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो सी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री, सही। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सही। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे मनमोहन सिंह, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे। तो सी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य रहे, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहे। तो प्रधानमंत्री पूछा गया है और ये 2010 का प्रश्न है। तो असम से राज्यसभा के सदस्य रहे। सबसे पहले 1991 में असम से वो राज्यसभा के सदस्य बने और 2013 तक लगातार असम से राज्यसभा के सदस्य बनते रहे। 2019 में वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर बने और उनका कार्यकाल 2024 तक था। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। पुराना प्रश्न है, ये देखें। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। तो निश्चित रूप से यह सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है कि मंत्री उत्तरदायी होगा, लोक सेवक नहीं होगा। तो दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब होता यह है कि जब दो बराबर, किसी पार्टी में दो बराबर के लीडर हो जाते हैं तो उसमें जो है एक व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। जैसे अटल जी, आडवाणी जी, दोनों लोग लगभग बराबर के स्तर के, तो एक प्रधानमंत्री बने और एक उप प्रधानमंत्री। उसी तरह से पहली सरकार नेहरू जी और सरदार पटेल बराबर की स्थिति के, तो एक उप प्रधानमंत्री बने। अब जो है नरेंद्र मोदी हैं, देखिए उनके बराबर का कोई नहीं है, तो कोई जो है उप प्रधानमंत्री का मामला नहीं है। जबकि राज्यों में देखें तो हर राज्य में उप मुख्यमंत्री भाजपा बैठा करके बनी हुई है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो सही है, दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए हमारा उत्तर होगा। अगला, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है? नहीं, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में तो कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, कैबिनेट जो है सचिव होता है। तो ऐसे में दोनों, न तो एक और न ही दो, दोनों सही नहीं है। अब जो है अगला, केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये इसका प्रश्न है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ये तो गलत है ना। कैबिनेट मंत्री लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करती है, तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य नहीं करती, बल्कि जो है पीएम के जो है दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती है। तो ऐसे में ये भी गलत है। तो न तो एक न ही दो, ये भी डी हमारा उत्तर होगा। कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए, कथन 1, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। सही है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रख के गठित की जाती है। सही है। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। यह आवश्यक है कि अगर प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं तो वही अध्यक्ष होंगे। यह गलत है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो संसदीय समिति से संबंधित मामलों में सदस्यता प्रधानमंत्री की नहीं होती है। अभी वर्तमान की व्यवस्था के हिसाब से रक्षा मंत्री इसको हेड करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प क्या है? 1 और 2। तो कथन 1 नहीं, कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है। डी हमारा उत्तर होगा। अब अगला, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, और इसके लिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 75 खंड 1 में एक सब क्लाज ए जोड़ा गया। ठीक है। अब जो है अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 15% की सीमा निर्धारित की गई? तो निश्चित रूप से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, तो यह सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। नहीं, तो वर्तमान में ये 53 है। तो ऐसे में केवल 1, केवल 2, तो केवल 1 हमारा उत्तर होगा। केवल 1 सही है। अब जो है अगला, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है। तो भारत में जनजातीय मंत्रालय का स्थापना वर्ष है 1999। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक करके 1999 में ये मंत्रालय बनाया गया। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो महिला और बाल विकास विभाग ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, बल्कि 2006 से ये स्वतंत्र एक मंत्रालय के रूप में है। तो 95 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। अब जो है अगला, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? ध्यान से, ये जो है गृह मंत्रालय का एक विभाग है। तो मंत्रालय और विभागों को भी एक दृष्टि से आपको परीक्षा से पहले देखना होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा।
अब जो है अगला, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इससे जुड़े हुए इस तरह के कई प्रश्न हैं कि मतलब वर्तमान में जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास क्या पोर्टफोलियो है, इससे भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ऐसे 3-4 प्रश्न देखने को मिला, जिसका एक जो है आपको मैं डेमो दिखा रहा हूं। ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो गिरिराज सिंह, बेगूसराय हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, भारत सरकार से संबंधित है। तो हरित पत्र, श्वेत पत्र। तो देखिए, कोई मंत्रालय हो या भारत सरकार जो है, जब किसी विषय पर आधिकारिक अपना पक्ष रखती है तो वो कहते हैं कि श्वेत पत्र जारी किया गया। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। अब अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो गोपाल स्वामी आयंकर, ए हमारा उत्तर है। अगला, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो कैबिनेट सचिव है, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव। 100 का जो हमारा उत्तर होगा वो है बी। अब अगला, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। तो गलत है, उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य नहीं करता। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो केवल 2 सही है इसमें, तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, यह भी इसका कार्य है। लेकिन मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, इसका कार्य कैसे हो सकता है। तो 1 और 2, तो सी हमारा उत्तर है। अब जो है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। लेखा परीक्षा, केंद्र राज्य। तो नीति और कार्यान्वयन से विभाजन प्रणाली संबंधित है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो ये 1951 में किया गया। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके समाधि स्थल का नाम है। तो जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, LB शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। ये गलत है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि। ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।